नमस्कार। क्या दुनिया में भारत के ट्रेड बैलेंस के आंकड़े झूठे हैं? क्या रुपए की कीमत कुछ धांधली करके कम ज़्यादा की जा रही है? क्या इस देश के व्यापार के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े सब झूठे हैं? क्या सारी के सारे आंकड़े संदिग्ध हो गए हैं? कम से कम एक रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट सेबी की आई है, उसके बाद देश के सारे बड़े आंकड़े, चाहे वो उत्पादन के हों, चाहे वो एक्सपोर्ट के हों, चाहे वो एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ सीधे मुद्रा का मामला भी है, वो सारे आंकड़े सवालों में आ गए हैं। क्या भारत की आर्थिक स्थिति उससे सिर्फ 60% है जो वो दिखाई दे रही है? क्या झूठ इतने बड़े स्तर पर फैलाया गया है? कम से कम कुछ नई बातों को हम जानेंगे तो मन में ये सवाल आएंगे। हालांकि ये सवाल अगर मन में आ रहे हैं तो ये सवाल भी खड़े करने वाला सरकार का सिस्टम ही है, ना मैं खड़ा कर रहा हूं ना आप कर रहे हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। देखो, कहानी आप जहाँ से मैंने शुरू की है कि ये पूरे आंकड़े हमारे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संदिग्ध हो जाते हैं। संदिग्ध ऐसे हो जाते हैं क्योंकि भारत से जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 1/3 एक्सपोर्ट करने का दावा करने वाली एक कंपनी करीब 46 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। साढ़े 15 लाख करोड़ का ये एक्सपोर्ट करती थी, 15,15,000 करोड़ का। अब ये कंपनी जो है, ये जो अपने आंकड़े दिखा रही थी मोटे मोटे, इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना ही हो रहा है, अब सेबी कह रही है कि आंकड़े झूठे हैं। ये वो कंपनी है भाई साहब जिसके अंदर देश के लोगों का खून पसीना पैसा लगा हुआ है। 10% शेयर तो LIC ने खरीदा हुआ था इसका। तो आंकड़े फर्जी है, अंतरिम रिपोर्ट में कहा है सेबी ने। तो क्या इसका इतना एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था? हाँ, कम से कम सेबी की अंतरिम रिपोर्ट ये कह रही है। तो इतना बढ़ा चढ़ा के कैसे दिखाया? बोले बढ़ा चढ़ा के इसलिए ऐसे दिखा दिया क्योंकि इसकी एक कंपनी है बलकाम्बी। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। वो कंपनी इसने 2015 में खरीदी थी। ये कंपनी करती क्या है? ये सोने को गला के उसकी अशुद्धियां निकाल के उसको शुद्ध करती है। रिफाइनरी है, सोने को रिफाइन करके 99.99% सोना बना देती है। तो ये काम कर किसने? ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग करने वाली कंपनी है, उसको खरीदा था। तो उस कंपनी से इसकी इनकम आती है। अब सेबी कह रही है मैंने उस कंपनी के आंकड़े देखे, उसमें तो इतना पैसा नहीं है, ये तो कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए का भी निकल रहा है, 1000 करोड़ रुपए का निकल रहा है। यहाँ तो इसने जो है वो लाखों करोड़ का दिखा दिया, 15 लाख करोड़ रुपए का। तो आपके दिमाग में आएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है तो सिर्फ इतना ही? भाई गोल्ड रिफाइनरी है ना, आप सोना खरीद के सोने का शुद्धिकरण करके केवल उसकी सफाई कर रहे हो ना। किसी चीज़ की, घर की कोई सफाई करने वाला है, उसको सफाई करने के पैसे मिलेंगे, घर के पैसे थोड़ी धुल लिए जाएंगे। सोना कितना भी कीमती हो, उसकी रिफाइनिंग की कीमत तो बहुत कम होती है। तो आंकड़ा उतना बड़ा जाना चाहिए। तो फिर इनका आंकड़ा इतना ज़्यादा नहीं निकला, ऐसा कहा उसने। सेबी ने कहा कि नहीं बॉस आप क्या? तो इसने कहा नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। बोले क्या समझना है? बोले बात ये है कि ये जो कंपनी है ना, ये है GGR, एक कंपनी है, इस कंपनी के अंडर में आती है। वो क्या करती है? वो कंपनी सोना खरीदती है, फिर उस कंपनी को हम रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने का तो कंपनी बेचती है। तो सोना खरीदने बेचने के जो आंकड़े हैं ना, मोटी मोटी रकम वाले के, वो GGR के खाते में है। आपने इस वाली कंपनी में देख लिया, रिफाइनिंग वाली में, इसलिए पता नहीं चल रहा है। आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और स्थापित सत्य है, क्योंकि जब खरीदी थी सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है, तो उसके आंकड़े ऐसे सैकड़ों करोड़ के, 500-600 करोड़ के तो नहीं हो सकते। तो ये सही कह रहे हैं? बोले हाँ हम तो सही कह रहे हैं, हम तो 500-600 करोड़ रुपए का जो है वो दिख रहा है, क्योंकि इसके ये जो सिर्फ हमने रिफाइनरी के कमीशन वाले आंकड़े लिखे हुए हैं। असली लेन देन के तो GGR में है। अब GGR के आंकड़े लाओ, तो बोले GGR के जो सार्वजनिक रूप से आंकड़े, कंपनी को जो भी लिस्टेड कंपनी हो तो उसको पब्लिक में डालने पड़ते हैं।
जो आंकड़े दुनिया में उपलब्ध है, सेबी कहती है उस आंकड़ों में तो कुछ है नहीं, इतना धंधा दिख ही नहीं रहा है। तो हमने इनसे मांगा, लाओ भाई राजेश एक्सपोर्ट आंकड़े दो, ये आंकड़े नहीं दे रहे हैं। अब यहां मामला फंस गया। और जो एक समझा जा सकता है, मेरे दिमाग में जो मोटा मोटा आ रहा है, ये मेरा विचार है, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाई इन्होंने रिफाइनिंग का काम करते होंगे, इन्होंने सोचा कि इस जगह पे अगर हम जीजीआर के अंदर खरीद फरोख्त के फालतू के आंकड़े डाल दें तो हम बड़ी अमीर चीज बन सकते हैं और बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। छठा सबसे अमीर आदमी बन गया था दुनिया का एक वक्त। इसके ऊपर बड़े बड़े फोर्ब्स मैगजीन में आर्टिकल छपते थे, जमीन से आसमान, फलां ढिमका, एकदम महान आदमी टाइप के। अब आप सोचिए कि इस आंकड़े की, इस आदमी की जो पूरी कहानी है, उस कहानी ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। अब आप बताइए, कल के दिन जो विदेशी आदमी आ रहा है, जो भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है, वो कहेगा यार यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान का 1/3 एक्सपोर्ट करने का कोई आदमी दावा कर रहा है, तो केवल सेबी को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या घास चीर रही हैं? अगर 1/3 एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का एक ही कंपनी दिखा रही है, उसका कहीं कोई पोर्ट बोर्ड पे सामान जाता होगा, कहीं बिजली खर्च होती होगी रिफाइनिंग कंपनी में, कहीं से भी चेक तो किया जा सकता है। इतने सारे जासूसों को हम पाल क्यों रहे हैं डोभाल साहब के अंडर में? भाई कहीं तो पता लगना चाहिए ना, तो नहीं पता लगा हमको। अगर सेबी सच बोल रही है तो, क्योंकि हमको नहीं पता, क्योंकि वो राजेश बाबू तो कह रहे हैं कि सेबी ने आंकड़े ढंग से नहीं देखे हैं, इन्होंने हवा में तीर चला दिया। भाई 27 महीने जांच की है सेबी ने, 27 महीने जांच करने के बाद भी अगर हवा में आंकड़े चल रहे हैं तब तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे में हम ये भी नहीं कह सकते राजेश बाबू झूठ बोल रहे हैं, पर 27 महीने जांच हुई है, राजेश बाबू को आंकड़े देने चाहिए थे, इससे संदेह खड़ा होता है। और जो कंपनी जीजीआर है उसके सार्वजनिक आंकड़ों में अगर ये रकम नहीं दिख रही है तब भी संदेह खड़ा होता है। लेकिन इन सब संदेहों के चक्कर में संदेह तो हमारे ऊपर खड़ा हो गया ना भाई साहब। हम भारत के जो लोग हैं, हम लोगों के, हमारी इकोनॉमी में संदेह खड़ा हो गया। भारत की जीडीपी का 5% अगर ये आदमी अकेला बता रहा है अपना, और अगर ये सचमुच हमारे जीडीपी के आंकड़ों में काउंट हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा होगा। अगर एक्सपोर्ट के आंकड़ों में इसका एक्सपोर्ट काउंट हो रहा है, तो हम जो अब कह रहे थे हम छठी अर्थव्यवस्था 3 से आ गए, 3 पहुंच गए थे, अब ये 6 भी नहीं रहे। फिर तो हम अगर 5% हमारी जीडीपी का 5% कम कर दोगे तो आप रैंकिंग में और नीचे पहुंच जाओगे। तो ये पूरी एक कहानी, अजीब सी कहानी है। अब इस कहानी में आप अगर सही मान लो सेबी को, तो आप उलझते चले जाओगे, क्योंकि ये तो पूरा एक चीज थोड़ी है। फिर तो रुपया भी आपका गिरना चाहिए। भाई आपका एक्सपोर्ट जितना हो रहा है उतना नहीं हो रहा है, मतलब उतना डॉलर नहीं आ रहा है, तो वहां फंस जाओगे आप। भाई कंपनी मुनाफे तो दिखा रही है, भले ही उसकी बाहर की कंपनी ने किया। इसकी राजेश एक्सपोर्ट के अंदर में एक और कंपनी सिंगापुर में है, उस कंपनी के अंदर में वो जो रिफाइनरी वाली कंपनी है उसके अंदर में जीजीआर कंपनी है। तो ये कह रहे हैं उस कंपनी से ही आता हमारा बिजनेस, हिंदुस्तान की कंपनी से ज्यादा बिजनेस नहीं है, उसी से आता है और उसी के आंकड़ों में लोचा निकल रहा है। तो ये इतना बड़ा खेल है कि जिसकी आपको देखने में इसका समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा फलक है कि ये भारत की जीडीपी के आंकड़े, भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े और इसके साथ ट्रेड बैलेंस के आंकड़े भी गड़बड़ा जाएंगे। यानी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और उसके मुकाबले जितना इंपोर्ट करते हैं उसमें तो बहुत अंतर आ जाएगा फिर तो हमारी, इसका मतलब औद्योगिक प्रगति की जो बात हो रही है वही बकवास हो गई। और ये तो एक राजेश एक्सपोर्ट है ना, एक ही राजकोटिया राजेश एक्सपोर्ट है। ऐसे पता नहीं कितनी कंपनी अंदर निकला। जब हमारा सिस्टम ऐसे ही सो रहा आराम से, सोनतुड़ू, उसके अंडर में इतने सारे खेल हो रहे हैं, तो आप सोचिए ना, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए कि हम, मतलब अभी एक और राजेश निकला है ऐसे ही 1/3 एक्सपोर्ट वाला, तो ये गुड्स का एक्सपोर्ट 1/3, सर्विसेज को मिलाए तो ये 20% पड़ता है, लेकिन सर्विसेज से हमें क्या लेना देना। तो अगर फिर एक और निकला है तो क्या होगा? मतलब यहां भांग पड़ी है, मतलब केवल सरकारी आंकड़ों का खेल नहीं कर रही है, हर आदमी आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। और आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, और बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हो? ये झूठे आंकड़े क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि झूठे आंकड़े दिखा के हिंदुस्तान के इन्वेस्टर को आप चूना लगा सकते हो। जब आप ये कहोगे मेरी कंपनी इतने का ट्रेड
ट्रेड कर रही है, इतने का टर्नओवर है, इतने रुपए में खेल रहे हैं भाई साहब, हम छोटी कंपनी मत समझना, हमारे स्विट्जरलैंड में रिफाइनरी चल रही है, तो आप कहोगे शेयर खरीद लो। तो शेयर कौन खरीद रहा है? LIC खरीद रही है, 10% शेयर खरीद लिए इस कंपनी के। आप मुझे बताइए, LIC ने 10% शेयर इसके खरीदे, बाकी लोग शेयर क्यों नहीं खरीद रहे थे? जिस देश में आज की तारीख में हम ये कह रहे हैं कि बबल है, ओवर इन्फ्लेटेड है शेयर का मार्केट, हम ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी के मुनाफे 1 रुपया, उसकी शेयर, उसकी कीमत 20 गुनी ज्यादा कैसे हो रही है? दुनिया में कहीं नहीं होती है। 2 दिन पहले हमने बात की थी, कहीं 10% की, 8% की, 9%, हमारा 9 गुना, कहीं 10 गुना, हमारे यहाँ 20 गुना। यानी 20 साल बाद कंपनी जहां पहुंचेगी, वो शेयर का दाम आपने आज ही कर दिया। लेकिन इसके केस में उल्टा हो रहा है। ये लाखों करोड़ वाली कंपनी है और उसका मार्केट कैपिटल 3000 करोड़ रुपए का कुल है। ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो ये पूरी कहानी जो है ना, ये बताती है कि हिंदुस्तान के पूंजीपति जो है ना, वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, किस तरह से फरेबी हैं, इनका देश से कोई प्रेम नहीं है। आज जब भारत सबसे ज़्यादा संकट में है, ये लोग अपने उद्योगों को उठा उठा के अमेरिका ले जा रहे हैं। अभी हाल में ही हमारी सरकार कितनी सचेत है, ले जाओ, विदेशी निवेशक पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, ले जाओ, क्योंकि रोकेंगे तो वो फूफा ट्रंप, फूफा जानते हैं ना कौन होता है? पिताजी के जीजा जी, बुरा मान जाएंगे। तो भैया, हमारे यहां से रिकॉर्ड पैसा उठा, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कोई लेके आया है तो भारत से लेके आया है वो इनका राजदूत। अमेरिका में टाटा, अंबानी, आपका जो अडानी, फार्मा कंपनियां, सन फार्मा, सब लोग वहां जाके पैसे लगा रहे हैं। यहाँ जो काम वो करके माल बेचते थे, पैसे वहां लगा रहे हैं। तो ये पूरा कैरेक्टर है हिंदुस्तान के पूंजीवादी समाज का, और इस देश का पूरा सिस्टम इन पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम करता है। उड़ा दो सब कुछ। अनिल अग्रवाल का केस आपने देख लिया होगा, मेदांता वाला, बहुत सारी चीजें। बहरहाल जो भी है, पर यह कहानी अपने आप में बहुत खतरनाक है। ये बता रही है कि एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना सकता है, एक फिल्म का डायलॉग था, और एक पूंजीपति पूरे देश को संदिग्ध बना सकता है। और ये सब झेलने के लिए मैं अभिशप्त हूं। सरकार कल के दिन अचानक मुझ पर कोई टैक्स लगा देगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग बड़ा मजा कर रहे हैं ना, जो टैक्स वाला नया सिस्टम आया ना, इनकम टैक्स का, रोने वाले हैं। अब आपके पैन से जो भी ट्रांजिशन होगा ना, एक छोटा मोटा बड़ी बड़ी इनकम, वो सब जुड़ जाएगी आपके। सालाना जब रिटर्न भरोगे ना, तो अभी जो छोटी छोटी इनकम आपकी इग्नोर हो जाती थी, वो 15% के 20% तो इनकम वैसे ही आपकी बच जाती थी, वो आपकी इनकम में जुड़ेगी ना, तब पता चलेगा कितना टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार आप ही से टैक्स लेगी, तभी तो इन सब चचाताऊओं की सेवा करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सरलता से पूरा केस समझ में आ गया होगा, बगैर इधर उधर गए, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इस केस में कितनी गहराई है और ये कितना बड़ा बन सकता है। अब से भी पता चले कि फाइनल रिपोर्ट में जैसे अडानी को बचाया गया, भाई बचाना जरूरी था, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल उठ जाते। जब आपने पूरा देश ही उठा के उसकी गोद में रख दिया है, तो वो आदमी गिर ना जाए, इसके लिए आप पच्चड़ लगा लगा के चलोगे। हो सकता है ये करने लगे, पर जो भी है, बहुत ही शर्मनाक, घटिया, चिंताजनक स्थिति है। नमस्कार, जय हिंद।